क्लास 10 फिजिक्स। कितना रह गया है? 2, 5, 24। तो पहला जब जो इलेक्ट्रिसिटी है इसे बहुत सारा चीज मैंने बता दिया था ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बता दिया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग करंट बता दिया था, और जो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट के बारे में बता भी दिया था, लिखा भी दिया था। अब कोई किताब में तो वायरिंग से पावर के बारे में बता दिया था, है ना, जैसे किलोवाट आवर जूल बता दिया था। ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। तो वायरिंग एक बच गया था जो इसमें दिया नहीं है, मैं अपने मन से वायरिंग बताता हूँ। वायरिंग में क्या है, देखो डोमेस्टिक वायरिंग, वायरिंग कैसे करते हैं, है ना, याद हो। ये देखो बाहर जो ट्रांसफार्मर में 4 वायर है, कितने वायर हैं? 4 वायर है, तो कहीं कहीं 3 वायर आता है, समझ क्या। तो ये जो इधर देखो अभिदा, जब 4 वायर रहेगा तो ये लाइव वायर, ये भी लाइव वायर, ये भी लाइव वायर, मतलब ये पॉजिटिव, ये तीनों क्या है, इसमें तीनों में से किसी एक में से लाइन लेना है। और सबसे नीचे जो वायर है, ठीक है, ये निगेटिव वायर आता है, इसको अर्थ वायर कहेंगे, सॉरी निगेटिव वायर कहेंगे, कुछ कहेंगे निगेटिव वायर, है ना। और एक वायर इसमें लेना है, चाहे इससे ये ले लो, एक इससे, या तो एक इससे, ये वाला इससे, आई तो ये, और ये चाहो तो नवी ले सकते हो कि घर में जमीन में से देके छड़ में कहीं से तुम निगेटिव ले आ सकते हो। तो ट्रांसफार्मर पर से सिर्फ एक तार लाना है, ठीक। यहाँ से लाने के बाद क्या करेंगे, ये मेरा घर का एक मेन स्विच होगा, अनिशा इधर देखो, घर का एक मेन स्विच होगा। मेन स्विच में यहाँ पे अब इसमें एक चेंजर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मन हुआ तो जरूरत के अनुसार हम लाइन को काट सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो घर में चेंजर में 3 तरह का होता है, एक बार लाइन पे हो गया, बीच में कर दिए तो न लाइन न कुछ, और नीचे कैसा घर में जनरेटर पे भी होता है, तो लाइन कट गया फिर भी हमको लाइन चाहिए, तो जनरेटर रहता है। अब तो इन्वर्टर का जमाना है, फिर जनरेटर बहुत कम यूज करता है, पर इन्वर्टर नहीं था तो जनरेटर रखता था सब लोग। तो ये जनरेटर, ये चेंजर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से सभी अलग अलग, सभी घर के लिए अलग अलग एमसीबी यहीं फिट रहेगा मेन स्विच में ही। जितना सेक्शन में जाएगा ना लाइन, सब सेक्शन का एमसीबी, मेन एमसीबी यहाँ अटैच रहेगा, है ना। उसमें नंबरिंग लिख देंगे कि ये सेक्शन में ये एमसीबी है, कुछ भी होगा तो एमसीबी गिर गया तो आगे वो सेक्शन क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ये मेन स्विच हो गया। अब आते हैं बोर्ड। अब हम जो घर में जो बोर्ड है, जो रूम में बोर्ड जिसे लाइन पंखा चलाते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से एक लाइन आएगा, यहाँ पे देखना एक फ्यूज लगा रहेगा बोर्ड में, क्या लगा रहेगा कि मान लीजिए लाइन ऐसे कितना भी खराब करंट भी है, यहाँ से भी पास होकर कम से कम यहाँ आ गया, यहाँ पे भी एक फ्यूज रहेगा, ताकि यहाँ के बाद हमको अप्लायंस क्या हो जाए। तो सबसे पहले ध्यान देना, ये फ्यूज के में 2 को निकला रहेगा, ठीक है। अंदर जिसमें तार हम जोड़ेंगे वो 2 का टर्मिनल निकला रहेगा, ठीक है। तो सेफ्टी फ्यूज के ऊपर वाले में इस मेन वायर को, लाइव वायर को जोड़ देंगे, ठीक है। नीचे वाला में क्या करेंगे, नीचे वाला में ये ऊपर और नीचे कनेक्टेड नहीं होता है, कनेक्टेड होता है बाहर से। देखो फ्यूज जो निकालते हैं ना, फ्यूज जो हम हाथ से निकालते हैं, है ना, देखना उसमें बाहर से हम लोग तार जोड़ते हैं, ठीक है। अंदर से दोनों कनेक्टेड नहीं होता है, अंदर से दोनों कनेक्टेड। मैं बोल रहा हूँ, समझ रहा है क्या बोल रहा है सर। फ्यूज को निकालते हैं जो बोर्ड में लाइट आता है वो बंद। अरे यहाँ पे लाइन दिए रे, पर लाइन पर यहाँ लाइन दिए, लेकिन इसी तक छोड़ देंगे, इसमें नहीं लाएंगे। यहाँ तक तो लाइन आ गया, लेकिन इसमें कैसे लाइन आएगा। अब देखो सर, यहाँ तक लाइन आया हुआ है, इसमें लाइन, लेकिन यहाँ से आप देखो, माने जाए एक स्विच है, ये भी स्विच है, ये भी स्विच है, एक प्लग है, 3 पिन प्लग है, ठीक है। और यहाँ एक इंडिकेटर है, नॉर्मल बोर्ड का वायरिंग मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इंडिकेटर है, तो यहाँ से जो लाइव वायर लाए तो एक तार यहाँ से यहाँ जोड़े, ठीक, यहाँ से यहाँ इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में तीनों में जोड़ दें, ठीक। तो लाइव वायर है, देखो लाइव वायर का भी देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर से जो लाइन आ रहा है यहाँ पे रहा है, फिर इसी को यहाँ से एक तार, यहीं तक लाइन है, लाइन अभी इसमें नहीं है, लेकिन इस कनेक्शन करने के लिए यहाँ से जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ, ये भी एल हो गया, ये भी, और यहाँ से कनेक्शन ये की है स्विच के नीचे वाला में, स्विच भी 2 को निकला रहेगा, अंदर खोल के देखो स्विच 2 को निकला रहेगा, तो नीचे वाला में जोड़ दिए, ठीक है। और यहाँ से प्लग का एक में इसमें 3 रहेगा, 1 2, तो ये लास्ट वाला में ये तीनों एक के साथ खुले को अटैच कर दिए। लाइव वायर का काम हो गया, ठीक है।
अब न्यूट्रल वायर लेके जाएंगे हम। न्यूट्रल वायर ये इंडिकेटर में से देंगे सबसे पहले, है ना। इंडिकेटर के बाद इंडिकेटर में से देंगे, इंडिकेटर में एक प्लस और एक माइनस वाला वायर। ये कहाँ से प्लग के दूसरा जो वायर है इसमें माइनस देंगे, ठीक। और बाकी किसी माइनस देने की आवश्यकता नहीं है, समझ गया। अब आते मान लीजिए बॉल जला रहे हैं, क्या जला रहे हैं? बॉल जला रहे हैं, ठीक है। एक बॉल जला रहे हैं तो बॉल में 2 तार रहेगा, कितना तार रहेगा? तो एक तार जोड़ेंगे, ये देखो इसमें 2 था ना, तो ये को तो जुट गया, ये को तो बाहर बचल होगा। तो ये बॉल वाला एक तार जोड़ेंगे ऊपर होगा वाला में, ठीक। और दूसरा का जो तरवा है ये जोड़ देंगे माइनस वाला में, चाहे जा जोड़ दे चाहे जा माइनस, वो दोनों में से किसी एक जगह जोड़ देंगे। तो ये तुम्हारा स्विच हो गया, ये बॉल का स्विच हो गया, ठीक। अब ये पंखा है, पंखा में भी 2 वायर होगा, तो पंखा का एक तार जोड़ेंगे इसका ऊपर वाला में, ठीक। अब पंखा का दूसरा तार या तो एजा जोड़ दें या तो एजा माइनस वाला जोड़ देंगे, पंखा चल गया, पंखा का स्विच ये हो गया, ठीक। और भी तीसरा का जो अप्लायंस हो जिसका स्विच ये वाला दे देंगे। ये तुम्हारा हो गया डोमेस्टिक वायरिंग, घर का वायरिंग करेंगे। अभी समझ गए होगे तो तुम घर का वायरिंग एक ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड तुम कर सकते हो आसानी से, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इस तरीका से तुम घर का वायरिंग करोगे और सबके लिए अलग अलग स्विच है, इसलिए पैरेलल वायरिंग का लाएगा। डोमेस्टिक एक सीरीज वायरिंग क्या हुआ, बस एक 2 तार लगा दिए, जैसे बल्ब लगा दिए, ये तरवा के 2 आगे बढ़ा दिए, जैसे पंखा लगा दिए, इसी तरह के आगे जितना दूर तक ले जाएंगे बीच में अप्लायंस लगा देंगे, तो सीरीज वायरिंग हो गया। तो ये वायरिंग अवेलेबल नहीं है, इसमें वोल्टेज लॉस हो जाती है। आगे वाला तो ठीक ठाक चलेगा, जैसे से पीछे आएगा जैसे से उसमें वोल्टेज में माइनस होते जाएगी और सब डीम होते जाएगा, कोई काम। और आगे कहीं खराब हो गया तो पीछे सब खराब हो जाएगा, जैसा खराब हुआ जैसा पीछे सब बंद हो जाएगा, चाहे वो अप्लायंस बढ़िया है चाहे खराब है। लेकिन इसमें सभी वोल्टेज को, पंखा का वही वोल्टेज मिलेगा, बल्ब का वही वोल्टेज मिलेगा, सबका एक ही वोल्टेज मिलेगा। तो ये चैप्टर पूरी तरह खत्म हो गया। अगले चैप्टर लिखो। नहीं आता कुछ नहीं, ये है ही नहीं, पढ़ने का ही नहीं तो क्या है। मैं तुमको सिखा दिया, घर में तुमको वायरिंग का काम, लाइन का काम तुमको करना हो तो वायर कैसे जोड़ेंगे ये मैं सिखा दिया। कभी कभी बोर्ड लेकर आना, प्रैक्टिकल करके बता देंगे कि कैसे वायरिंग किया जाता है। यहाँ नहीं है, रहेगा तो मैं प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। देखो दूसरा चैप्टर का नाम लिखो। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जल्दी। हाँ देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान से सुनो और लिखाएंगे नहीं, खाली इसके बारे में बता देते हैं हम, है ना। इस जानना बहुत जरूरी है कि लिखाएंगे इसके अगले क्लास में। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैं तुमको पहले ही बताया, इस इलेक्ट्रिक करंट का बहुत सारे प्रभाव होते हैं। मैकेनिकल इफेक्ट जिसके कारण फैन चल रहा है, लाइट इफेक्ट जिसके कारण बल्ब जल रहा है, केमिकल इफेक्ट जिसके कारण इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस होती है ना। तो एक नया इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। और इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट, तो 1820 से पहले, 1800 अभी कौन जी है 2024 में जी, तो 1820 के पहले लोग जानते थे ना। इधर ध्यान से देखो, 1820 ईस्वी के पहले लोगों को ये विश्वास ही नहीं होता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में संबंध होता है ना, दोनों में रिलेशन होता है, ठीक है। लोग जानते थे इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज और मैग्नेट अलग चीज होता है, समझ गया क्या? कौन जानते थे? लोग 1820 से पहले लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। लेकिन एक वैज्ञानिक थे, उसका नाम था हांस क्रिस्टियन ओस्टेड, है ना। उसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक संबंध स्थापित किया, है ना। तब जाके लोग जाना कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी और चुंबक, चुंबक, इसमें एक रिलेशन होता है। और ये इतना बड़ा क्रांति लाया जिसके कारण तुम्हारा जिंदगी कितना आसान हो गया। आज इलेक्ट्रिक मोटर के आविष्कार इसी थ्योरी के कारण हो गया। ये जो पंखा में बैठे हो, पंखा इसी थ्योरी के कारण हुआ है ना। अगर ये थ्योरी डेवलप नहीं होता तो पंखा में तुम नहीं बैठते। पंखा में थोड़े बैठते हैं। हाँ, तो पंखा देख रहे हो, ये पंखा जो ये इसको तुम खोलोगे ना तो इसके जो ये जो बाहर वाला बॉटम कवरिंग है, अंदर मैग्नेट रहता है, ठीक है। अच्छा, और मैग्नेट के बाद ये जो पंखा घूम रहा है, इसके अंदर कॉइल बांधा हुआ रहता है। जैसे करंट में डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो जो कॉइल है उसमें एक मैग्नेटिज्म प्रूफ हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है।
और स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट इस बार वाला आउटर कवरिंग में रहता है, तो उसके कारण उस जो मैग्नेटिक कॉइल है उसमें एक फोर्स जनरेट होता है। पढ़ाएंगे सब इस चैप्टर में, तब ये जगह घूम रहा है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में अगर संबंध नहीं होता तो पंखा चलता। तो इसे हमको दोनों में संबंध किसने दिया? हंस किसने 1820 ईस्वी में। इसके बाद इसका बहुत सारा प्रयोग हुआ, मोटर है, जनरेटर है ना, डीसी मोटर है, फिर जिंदगी आसान हो गया। समझ गया क्या? तो अब इसमें हम तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में जान जाए। पढ़ी के बारे में जान जाए। मैग्नेट में होता है चुंबक। क्या होता है? चुंबक। बोलने से देखना तुम घर में बहुत सारे काला नियर पत्थर का इस्तेमाल करते होगे, है ना, जो लोहा को अपने आप सटा देता है। लोहा का अपने काला नियर होता है, तो उसी को मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वो जो मैग्नेट है, जो परमानेंट मैग्नेट है, और मैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट है, उसका तुम कहीं भी रखने रहो, कभी भी लोहा के पास लेके जाओगे, लोहा को खींच लेगा, उसका मैग्नेटिज्म कभी खत्म नहीं होगा। और ये क्या है? इसको बिजली से कोई संबंध नहीं होता है। ये पत्थर है, उसका नाम है लोडस्टोन। क्या नाम है इसको? लोडस्टोन कहते हैं। ऐसे एक और नाम है, किसिंग स्टोन भी कहते हैं। एक और नाम होगा लोडस्टोन, किसिंग स्टोन, एक नाम है इसका, आगे दे लोगा इसमें। और क्या नाम है इसको? मैग्नेट, ब्लैक स्टोन। देखो लीडिंग स्टोन बोले ना, इस पत्थर का नाम क्या है? लीडिंग, ब्लैक स्टोन, लोड स्टोन, लीडिंग स्टोन, किसिंग स्टोन, है ना। एक पत्थर होता है जो जिसको सभी ने तुमने देखा है। इसका शेप जो है हम अपने अनुसार से ढालते हैं, है ना। पिघला देंगे, गर्म करके पिघल जाएगा, पिघल के अपने शेप में ढाल देंगे। जिस शेप में ढाल देंगे वो अलग अलग शेप का मैग्नेट बन जाएगा। तो देखो जनरली जो नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये जो मैं पत्थर का जो चर्चा कर रहा हूँ, ये नेचुरल मैग्नेट है। कौन मैग्नेट है? प्रकृति ने उस मैग्नेट के बारे में मैग्नेट को हम लोग दिया है, ठीक है। तो वो कैसा मैग्नेट है? नेचुरल मैग्नेट है। लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? हम लोग देखे पेचकस, देखो पेचकस के जो आगे वाला जो टिप होता है, टिप मैंने फुलंगी का हो, ऊपर वाला पार्ट, वो भी एक मैग्नेट होता है और लोहा का कांटे को सटा लेता है। तो स्टील का होता है। क्या होता है वो? तो स्टील है, वो एल्निको का बना होता है। क्या होता है? एल्निको, जो स्टील का एक प्रकार का एलॉय है। तो वो जो मैग्नेट है वो भी एक प्रकार का परमानेंट मैग्नेट ही है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। और ये आदमी ने बनाया उसको, आदमी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस मैग्नेट को बनाया है। लेकिन जो पत्थर जो है वो नेचुरल मैग्नेट है, उसको ईश्वर ने बनाया है। और तुमको मिलेगा मार्केट में, इधर मार्केट में क्या है, मार्केट में मिलेगा। और जहाँ तहाँ तुमको एटमोस्फेयर में तुमको पृथ्वी पर मिलेगा। समझ में आया? तो मैग्नेट कितने प्रकार के? दो प्रकार के, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। और अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिज्म, अकॉर्डिंग टू किसका चुंबक कितना दूर तक रहेगा, अखंडा रहेगा, इसके अनुसार मैग्नेट दो प्रकार के, एक परमानेंट मैग्नेट, एक टेम्पोररी मैग्नेट, ठीक है। ये जो मैग्नेट दिख रहा है, जैसे ही करंट दिए, इसमें मैग्नेटिज्म आ गया पंखा में और ये घूमने लग गया, किसमें आ गया? कॉइल में। तो ये टेम्पररी मैग्नेट है। क्या है? टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए। जैसे ही लाइन बंद कर देंगे, स्विच बंद कर देंगे, ये पंखा खुलना मैंने उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होना, तो ये टेम्पररी हो गया। लेकिन जो पत्थर है उसका मैग्नेटिज्म कुछ मतलब नहीं, परमानेंट रहता है। समझ में आ गया? तो अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिज्म दो प्रकार के, टेम्पररी एंड परमानेंट। जितना भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सोलिनॉइड है, ये सब आगे जो पढ़े हुए, ये सब कैसा मैग्नेट है? टेम्पररी मैग्नेट है, ठीक है। लेकिन ये जो मैग्नेट है पत्थर, या जो अभी मैंने एल्निको पर चर्चा किया, वो जो देखो ना पेचकस का जो टॉप पर रहता है, कभी भी जाओ लोहा सड़ा देगा, वो सब परमानेंट मैग्नेट है। लेकिन परमानेंट में भी वो कैसा है? आर्टिफिशियल है, आदमी के द्वारा बनाया गया है। समझ में आ गया? तो मैग्नेट के बारे में कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट। आयरन, निकल, तीन तरह के सब्सटेंस को अपनी तरफ खींचेगा, उसको हम मैग्नेट कहेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट में आकर्षित करना, खींचना अपने तरफ, आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन्होंने मैग्नेट। हिंदी में चुंबक कहते हैं। और जो सब्सटेंस खींच रहा है, किसको खींचेगा? आयरन, निकल, कोबाल्ट, उसे हाँ इससे कोई खींचेगा, दूसरे तीसरा को नहीं खींच सकता है। या तो इसी के से मिला हुआ मिश्र धातु को खींचेगा, एलॉय को खींचेगा, लकड़ी को नहीं खींचेगा, लोहा को नहीं खींचेगा, कपड़ा को नहीं खींचेगा, लोहा को खींच करेगा, सॉरी, लकड़ी को नहीं, कपड़ा को नहीं, कागज को नहीं खींचेगा। तो जो सब्सटेंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक सब्सटेंस।
ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को कहेंगे मैग्नेट, जो तीनों को खींचने के अपने तरफ खींच लेता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, मैग्नेट का परिभाषा याद हो गया, विच अट्रैक्ट आयरन निकल कोबाल्ट टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज मैग्नेट। और जिस सब्सटेंस को खींच रहा है आयरन निकल कोबाल्ट को, उसे मैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। अकॉर्डिंग टू यानी मैग्नेट आर ऑफ टू टाइप, मैग्नेट आर ऑफ, एक होगा नेचुरल मैग्नेट, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट इज ए पत्थर, इज ए स्टोन, इज ए विच इज ब्लैक ग्रेइश इन कलर। कैसा कलर? ब्लैक ग्रेइश इन कलर में होता है, विच इज फाउंड ऑन द अर्थ। ठीक है, इस पत्थर का नाम है, क्या नाम बताया? लोडस्टोन बताया, एलओडी लोडस्टोन, किसिंग स्टोन, रीडिंग स्टोन, ये नाम है। अब इस मैग्नेट की खोज कहाँ से हुई है ना, आगे जाके बताएंगे। कोई भी मैग्नेट हो, मैग्नेट कोई भी मैग्नेट हो, अपने आप उसमें दो पोल जनरेट होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब फिक्स है, कोई भी पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल क्यों कहे कि अगर मैग्नेट को मैं अट्रैक्ट, देखो ये अगर मैग्नेट है, इसको मैं फ्रीली लटका दिया तो अपने आप इसका एक सिरा नॉर्थ की तरफ चला जाएगा और एक तरफ ना, फिक्स है तो कैसे लटका दो, एक नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, एक साउथ की तरफ चला जाएगा। इसलिए कोई भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ। अगर इसको तोड़ भी दोगे ना तो एक मैग्नेट ऐसे बन जाएगा, एक मैग्नेट इसमें नॉर्थ, इधर अपने आप साउथ जनरेट होगा, ऐसी का अपोजिट पोलैरिटी नॉर्थ जनरेट होगा और ये साउथ। ऐसा नहीं तोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कितनों भी तोड़ दो तो नॉर्थ पोल साउथ पोल रहेगा ही, मतलब एवरी मैग्नेट हैव टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ किस लिए? कहें कि मैग्नेट को अगर फ्रीली स्वतंत्र रूप से लटका देंगे तो अपने आप एक इंड उसका नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाता है और एक इंड साउथ डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, इसलिए उसमें एक नॉर्थ पोल जनरेट होता है और एक ये, इसमें आगे जाएंगे। तो खैर मैग्नेट की खोज कैसे हुई, अरे ध्यान से सुनो, बड़ी मन लगेगा पढ़ने में। ये मैग्नेट की खोज कैसे हुई, जिसके बारे में बताते हैं। एक गड़ेड़िया था, गड़ेड़िया समझते हो, जो भेड़ चलाता है, सेफर्ड में गड़ेड़िया जो भेड़ को चलते रहता है। इसके बारे में तो कहिए को इसको डेली देखे रहते हैं, कहते कौन सेफर्ड है, रास्ता में ढेर मनी भेड़ को चलते रहता है। एक गड़ेड़िया था, गड़ेड़िया पहले भी और आज भी देखे क्या रहेगा, एक डंडा जरूर रखेगा। आज की गड़ेड़िया भी वही है, जमाना बदला नहीं है, तो कितना तरक्की कर लिया है, वही है। एक लकड़ी रखेगा, लकड़ी के नीचे वो जंगल झाड़ नदी बदी कैसे चल जाता है, तो उसके लकड़ी के नीचे मेटल का टिप रहता है, लोहा के काटी ठोक के मैंने फिट के ले जाता है। नीचे क्या रहता है? लोहा। ठीक है, वो कहीं जूता पहनता है तो जूता के भी नीचे सोल लोहा का उसमें फिट किया रहता है, काटी गाड़ के। ठीक है, ठीक। और भेड़िया को चलते रहता है, मैंने किधर भी जाएगा। तो ऐसे ही जा रहा था तो एक पर्वत का रास्ता था, एक छोटा बड़ा पहाड़ था। इस पहाड़ से वो उस गड़िया का नाम था मैग्नेस। क्या नाम था? मैग्नेस नामक गड़िया वो भेड़ को लेके जा रहा था। तो गलती से एक रास्ते से एक पत्थर से गुजरा। जैसे पत्थर से गुजरा तो उसका क्या हुआ, जैसे ही छड़ी रखा ना तो छड़ी सट गया। छड़ी क्या हो गया? चिपक गया। उसको खींचने में बड़ी ताकत लग गई। तब उसको लग गया कि अरे यहाँ पे कोई अजनबी सी ताकत है, अनजान ताकत है। ठीक है, मैंने यहाँ कोई भूत है, पिचास है, किचन है, डाइन है, मैंने कुछ है ऐसा। तो फिर जो सोचा कि अब यहाँ पे जाएंगे नहीं, तो फिर जो है वैसे ही एक घटना दोबारा हुई, समझ गया ना। तब उसको दिमाग खटका कि कुछ नहीं, कुछ अलग चीज़ है ना, भूत ये सब नहीं है। तो फिर बाद में वही पत्थर को देखा, लोगों के बारे में बताया, तभी से उस पत्थर का नाम उसी के मैग्नेस के नाम पर है ना पड़ गया, मैग्नेट। और उस पत्थर को जो लोहा को खींच लेता है उसको कहते हैं चुंबक। और वो 3 तरह का सब्सटेंस आयरन निकल कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बाकी अगले क्लास में कल मिलेंगे।